Hello friends, welcome to Manoj Gupta Academy. Today we are going to start with class 10 science second lesson number 10 आपदा प्रबंधन। तो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आपदा, फिर आपदाओं का प्रकार, आपदाओं का स्वरूप और विस्तार, आपदाओं का परिणाम, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण संरचना, आपदा प्रबंधन, अभिरूप अध्ययन और प्रथमोपचार तथा आपातकालीन कृति। ये सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने जो 9वीं में पढ़ा था आपदा किसे कहते हैं, जो बिगर बताए कोई भी मुसीबत आती है उसी को क्या कहा जाता है, आपदा। आपके परिसर में घटित होने वाली कौन सी आपदाओं का आपने अनुभव किया होगा? आपके परिसर में, आपके आसपास में कौन कौन सी आपदाएं अचानक आई होंगी, जैसे बाढ़ हो गया, तूफान हो गया, ये सारी जो चीज होगी वो आपदा में आएगी। इन आपदाओं का स्थानिक और आसपास की स्थिति पर कौन सा परिणाम होता है? कोई भी आपदा आती है तो उसके हमारे आसपास में क्या परिणाम पड़ता है, इस बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं आपदा का, डिजास्टर। तो आपदा क्या चीज होता है? पर्यावरण में बहुधा कुछ भयंकर धोखादायक घटनाएं घटित होती है। मतलब पर्यावरण में हमेशा क्या होता है, कुछ धोखादायक घटना घटित होती है, उसी को क्या कहा जाता है, आपदा कहा जाता है। नदियों में आने वाली बाढ़, सूखा गीला अकाल, तूफान, भूकंप, ज्वालामुखी, यह कुछ प्राकृतिक आपदाएं हैं। यह मानव पर अचानक आने वाले संकट है। ये बाढ़ आएगी तो भी मनुष्य को नहीं पता होगा, अचानक आएगी। तूफान, भूकंप, ज्वालामुखी अचानक आएगी। इस घटनाओं के कारण पर्यावरण में आकस्मिक परिवर्तन होते हैं। इसमें क्या होता है, पर्यावरण में बहुत ही अचानक बहुत सारे परिवर्तन होने लगते हैं, चेंजेस आने लगते हैं तथा इन विध्वंसक घटनाओं से पर्यावरण को हानि पहुंचती है और इससे क्या होती है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। पर्यावरण के संसाधनों का उपयोग अपने विकास के लिए करते समय भी पर्यावरण को हानि पहुंचती है। पर्यावरण का जो संसाधन है, जो प्राकृतिक संसाधन है, उसका भी उपयोग हम अपने विकास के लिए करते हैं और इसके कारण क्या होता है, पर्यावरण को हानि भी पहुंचती है। इसी से अचानक व मानव को अनजान ऐसी कुछ आपदाएं घटित होती है, उन्हें मानव निर्मित आपदा कहते हैं। और इसी प्रकार से जो मनुष्य अपने या तो जानबूझ करके करता है या तो अनजाने में कुछ घटनाएं इस तरीके से करता है मनुष्य कि जो कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचती है, और उसे ही क्या कहा जाता है, मानव निर्मित कहा जाता है, मानव निर्मित आपदा कहा जाती है। मतलब दो प्रकार की आपदाएं हैं, एक प्राकृतिक आपदाएं हैं और एक मानव निर्मित आपदाएं। तो पर्यावरण को हानि पहुंचाती है, जो प्रकृति हानि पहुंचाती है वो क्या है, प्राकृतिक आपदाएं हैं, और जो मनुष्य हानि पहुंचाता है वो क्या है, मानव निर्मित आपदा है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने आपदा अर्थात ऐसी घटना जिसके कारण आकस्मिक रूप से अत्यधिक जन हानि तथा अन्य प्रकार की हानि होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या कहा है, आपदा का मतलब ये होता है कि जिससे अचानक रूप से जन हानि होती है या अन्य प्रकार की हानि होती है, वही आपदा होती है। इसी प्रकार आपदा की परिभाषा की गई है। इनमें अचानक तथा प्रचंड ये शब्द महत्वपूर्ण है। मतलब ये इसमें जो होती है आपदा में अचानक होता है और प्रचंड होता है, भारी मात्रा में होता है। आपदाएं आकस्मिक रूप से आती हैं। आपदाएं कब कैसे आएंगी, अचानक आएंगी। इसी कारण उसका पहले से ही अनुमान नहीं लगाया जा सकता। कोई भी आपदा आने वाली रहेगी तो उसका हम पहले से ही अनुमान नहीं लगा सकते, इसलिए सावधानी नहीं ले पाते और इसीलिए हम लोग क्या होगा, सावधान नहीं हो पाते हैं। जिस स्थान पर आपदाएं आती हैं उस क्षेत्र की साधन संपत्तियों का अत्यधिक नुकसान होता है, और जिस भी जगह पे अगर आपदा आएगी वहां पे साधन संपत्ति जो है बहुत ज्यादा नुकसान होती है। वित्तीय तथा जन हानि जैसे घटनाओं का समावेश दीर्घकालिक परिणाम होता है। वित्तीय मतलब पैसों की भी हानि होती है, जन हानि मतलब मनुष्य मर जाते हैं या मनुष्य की भी हानि होती है। ये जो है दीर्घकालिक परिणाम होते हैं। यह परिणाम वित्तीय पे पड़ता है, मतलब पैसों पे पड़ता है, समाज पे पड़ता है, संस्कृति पे पड़ता है, राजकीय, कानूनी और प्रशासकीय ऐसे सभी क्षेत्रों में इसका परिणाम होता है। जिस क्षेत्र में आपदाएं आती है वहां जनजीवन तहस नहस हो जाता है। जहाँ पे आपदाएं आएंगी वहां का जो जनजीवन है, वहां पे जो रहने वाले लोग हैं वो वहां का तहस नहस हो जाता है। आपदाग्रस्त व्यक्तियों को जन धन तथा अन्य प्रकार की हानि होती है। आपदाग्रस्त जो व्यक्ति हैं उनको जो है जन धन की भी हानि होती है, जन की भी हानि होती है,
धन की भी हानि होती है और अन्य प्रकार की हानि होती है। पिछली कक्षा में हमने विभिन्न प्रकार के आपदा मतलब 9वीं में हमने आपदा और उसके उपाय संबंधी जानकारी प्राप्त की है। कोई भी दो आपदाएं समान नहीं होती, कोई भी दो आपदा होगी, कोई भी दो मुसीबत होगी, ये समान कभी नहीं होती है। प्रत्येक आपदा का कालखंड अलग अलग होता है और हर एक आपदा का कालखंड जो है समय है अलग अलग होगा। कुछ आपदाएं अल्पकालिक तो कुछ आपदाएं दीर्घकालिक होंगी। अल्पकालिक का मतलब क्या होगा, थोड़े समय के लिए, और दीर्घकालिक का मतलब हो गया ज्यादा समय के लिए। प्रत्येक आपदा के घटित होने के कारण भी भिन्न भिन्न होती है और ये जो प्रत्येक आपदा है वो घटित होती है, लेकिन इसका जो कारण है वो भिन्न भिन्न होता है। पर्यावरण पर आपदाओं का निश्चित कौन से घटकों पर अधिक परिणाम होने वाला है, यह उस आपदा के स्वरूप से दिखाई देता है। जो पर्यावरण की जो आपदा है उसका क्या परिणाम होने वाला होता है, ये अलग अलग प्रकार से दिखाई देता है। आपदाओं के दो मुख्य प्रकार कौन से हैं, तो हमने पढ़ा था कि आपदाओं के दो मुख्य प्रकार प्राकृतिक आपदाएं हैं और मानव निर्मित आपदाएं। आगे देखते हैं। हमने पिछली कक्षा में विभिन्न प्रकार के आपदाओं से होने वाले परिणाम और आपदा आने के पश्चात ली जाने वाली सावधानियां, इससे संबंधित जानकारी प्राप्त की है। मतलब जो भी परिणाम होता है और आपदा के कारण कौन कौन सी सावधानियां रखते हैं, इसकी जानकारी हमने प्राप्त की है। आपदाओं का इस प्रकार भी वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे प्रलयकारी आपदा। जैसे प्रलयकारी आपदा मतलब वहां पे जब ये आपदा आएगी तो प्रलय लेके आएगा, नष्ट कर देगा। निरंतर आने वाले उड़ीसा के चक्रीय तूफान, गुजरात का प्रलयकारी भूकंप, लातूर का भूकंप तथा निरंतर आंध्र के तट पर हर साल मंडराने वाला चक्रीय तूफान, इन कारणों ने इन भागों में तहलका मचाया है। बड़े पैमाने पर जन धन की हानि हुई है, फिर भी सामान्य जनजीवन कुछ समय बाद सुचारू रूप से शुरू हुआ। मतलब ये उड़ीसा का जो चक्रीय तूफान आता है, गुजरात का प्रलयकारी भूकंप आता है, लातूर का भूकंप है, आंध्र के तट पर हर साल मंडराने वाला चक्रीय तूफान है, इसके कारण बहुत ही नुकसान पहुंचता है, जन धन की हानि होती है, फिर भी वहां का जनजीवन कुछ समय के बाद में सुचारू रूप से शुरू होता है। और दूरकालिक परिणाम वाले आपदाएं, अर्थात दूरकालिक में क्या क्या है, घटनाओं के पश्चात उनका दुष्परिणाम गंभीर होता है। इसमें क्या होता है, उसका जो परिणाम निकलता है वो बहुत ही गंभीर होता है। जैसे कि इसका एग्जांपल दिया गया है, अकाल, फसलों का नुकसान, कर्मचारियों की हड़ताल, बढ़ने वाले समुद्री जल स्तर, बंजर रेगिस्तान भूमि आदि। ये सारे क्या चीज हैं, ये दूरकालिक परिणाम वाले आपदा हैं, इसमें बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, बाढ़ आ रही है, ये क्या है, ये पानी भर गया है, ये क्या है, रेलवे पलट गई है, ये क्या है, एक्सीडेंट हो गया है और यहाँ से जो बिल्डिंग्स है वो गिर गई है। तो ये सब क्या है, ये सब भी अचानक हुआ है, किसी ने बता करके नहीं किया है। तो ये भी क्या किसमें आ जाएगा, आपदाएं में आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखो आपदाओं के प्रकार हम यहाँ पे देख लेते हैं। आपदाओं के प्रकार जैसे हम लोग ने 9वीं में पढ़ा था कि प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित आपदा। यहाँ पे प्राकृतिक आपदा में यहाँ पे दो पार्ट्स कर दिया गया है, एक है भूभौतिक, दूसरा है जैविक और तीसरा मानव निर्मित। तो ये है ये। तो अभी जो प्राकृतिक में था तो उसके दो पार्ट्स कर दिए गए, भूभौतिक और जैविक। तभी यहाँ पे देखो भूभौतिक में यहाँ पे भूवैज्ञानिक तथा भूगर्भीय, इसमें क्या क्या आएगा, जो मतलब जमीन से संबंधित है। भौतिक का मतलब क्या हो गया, जमीन से संबंधित, भूमि से संबंधित। भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, भूप्रपात, भूमिपात, भूप्रक्षोभ, प्रस्तर विदारण, भू क्षारीकरण और जल प्रलय। ये किसमें रहेगा, भूमि में रहेगा, जमीन में रहेगा। और उसके बाद मौसम विभाग वातावरणीय या खगोल शास्त्री ने क्या क्या बताते हैं, गर्म और शीतलहर, बर्फीले तूफान, बर्फ वृष्टि मतलब बारिशों की वर्षा, चक्रीय तूफान, ओले पड़ना, अवर्षण, अकाल, बाढ़, उल्कापात, सूर्य पर स्थित दाग और उनकी संख्या में परिवर्तन। ये सारे क्या चीजें भूभौतिक में आते हैं। उसके बाद जैविक मतलब जो हमारे पर्यावरण में, हमारी प्रकृति में कौन कौन से जो कीटाणु हैं, कीटाणु के कारण कौन कौन सी आपदा आती है बिगर बताए। जैसे अगर मान लो किसी को बीमार होना होता है तो वो पहले उससे बता करके बीमार होगा नहीं, वो हमको अचानक हम बीमार पड़ते हैं तो वो भी एक प्रकार का आपदा में गिनती होगी। और वो किससे होगी, जीवाणुओं से होगी, बायोलॉजिकल जैविक से होगी। तो वनस्पति जन्य, वनस्पति से किस तरीके से होता है, जंगल दावानल, दावानल का मतलब हो गया जंगल में आग लगना, कवक के कारण होता है जन्य रोग, प्रसारण होता है फफोला, और तण फैला होता है जैसे
जलपर्णी से होता है, जो जल में पत्तियां वनस्पतियां पाई जाती है। कॉकरेज घास से होता है और घास से होता है। प्राणियों से किस तरीके से हो सकता है? संसर्गजन्य विषाणु जो वायरसेस होते हैं वो जीवाणु से होता है, जैसे हैजा हो गया, विषम ज्वर हो गया, पीलिया हो गया, प्लेग हो गया, रोग जंतु कीटक हो गए, विषैले प्राणियों का दंश हो गया जैसे सांप वगैरह हो गया, टिड्डी दल का आक्रमण जैसे गेहूं वगैरह के फसलों पे या किसी भी फसल पे जो टिड्डी दल आक्रमण करते हैं, जंगली जानवरों का हमला, ये सब किसमें होगा? प्राणीजन्य में होगा। और मनुष्य के द्वारा कौन कौन सा होता है? विषैली गैस का रिसाव, मतलब विषैली गैस का रिसाव करना, परमाणु परीक्षण करना, अनियोजित क्रिया करना या अपघात करना। और अब मनुष्य के द्वारा और क्या हो सकता है? युद्ध करना, जैसे युद्ध करेंगे तो अचानक पूरे शहर में हर एक चीज की कमी हो जाएगी। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध आप लोगों ने सब सुना होगा, देखा होगा। आग लगना, बॉम्ब विस्फोट करना, जबरदस्ती किए गए स्थलांतरण, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक आना, दहशतवाद, बलात्कार और बाल मजदूरी, ये सारे भी नवनिर्मित आपदाओं में आते हैं। अब हम लोग करते हैं आपदाओं का परिणाम, इसका इफेक्ट क्या क्या पड़ता है। कोई भी आपदा आती है तो उसका हमारे पर्यावरण पे, हमारे ऊपर उसका क्या परिणाम होता है। उपरोक्त प्रश्नों के अनुसार हमने आपदाओं के गंभीर परिणाम के विषय में जानकारी प्राप्त की है। मतलब जो भी अभी हमने आपदा के प्रकार देखे उससे हम लोग को पता चल जाता है कि इसके जो परिणाम होंगे बहुत ही गंभीर होंगे। बाढ़ में यातायात के पुल का बह जाना, नदियों के तट पर स्थित गांवों के पानी घुसना, भोजन की कमी का निर्माण होना, ऐसी समस्याओं का निर्माण होना और भूकंप में घरों का तहस नहस होना, जमीन में दरारें पड़ना, ऐसे परिणाम दिखाई देते हैं। ये सारी चीजें क्या होती हैं? भूमि में होती हैं, जमीन में होती हैं। दावानल, अकाल, इन आपदाओं को भी पर्यावरण पर बहुत गंभीर परिणाम पड़ता है। जो दावानल है, अकाल है, इसका जो है हमारे पर्यावरण पर बहुत बड़ा परिणाम होता है। परंतु ये आपदाएं निश्चित कौन से स्वरूप की होती हैं? आपदाएं आने के पहले प्राकृतिक बदलाव होते हैं क्या? आपदाएं आने के परिणाम कितने समय तक रहता है, कैसे होता है, इन सभी का विचार करना अत्यंत आवश्यक होता है। तो अभी हम लोग ये देखेंगे कि ये जो आपदाएं तो आ रही है, लेकिन ये आती क्यों है, इसका रीजन क्या है, कितने समय के लिए आएंगे, क्या क्या चेंजेस होंगे। इन कारणों से आपदाओं का स्वरूप और विस्तार की कल्पना आती है, हमारे मन में ये सारी बातें आती हैं। देश के वित्त व्यवस्था पर आपदाओं के कारण निश्चित रूप से परिणाम होता है। जो देश का जो आर्थिक व्यवस्था है, पैसा है जो, उसके कारण आपदाओं के बहुत ही परिणाम होता है। परंतु वह आपदा और वित्त व्यवस्था के सापेक्ष होता है। जो भी आपदा आती है और वित्त व्यवस्था जो हमारे यहाँ पे पैसे वगैरह हैं जो है उसके सापेक्ष होता है। अर्थात बंदरगाह नष्ट होते हैं तो उनके नव निर्माण पर अधिक निधि खर्च होने पर उसका वित्त व्यवस्था पर दीर्घकालिक परिणाम होता है। जैसे अगर हमारा कोई बंदरगाह नष्ट हो गया तो बंदरगाह को हमको फिर से खड़ा करना पड़ेगा, फिर से निर्माण करना पड़ेगा और उसके लिए पैसे की व्यवस्था होती है। तो आपदाओं का सामाजिक नेतृत्व पर परिणाम, अर्थात किसी आपदा का स्थानिक नेतृत्व प्रभाव नहीं होता तो वहां के नागरिक दिशाहीन बन जाते हैं। कोई भी अगर आपदा आती है तो अगर उसके परिणाम का कोई हल नहीं निकाला जाए तो वहां का जो नागरिक होगा दिशाहीन हो जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा। इसका परिणाम उसके कार्यालय के कामकाज पर होता है। आपदा काल में प्रशासकीय कठिनाइयां निर्मित होती है और आपदा काल में क्या होगी? प्रशासकीय जो प्रशासन है उसकी कठिनाइयां निर्मित होगी। स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं को आपदाओं के कारण हानि पहुंचे तो उसके अनुसार उनके अंतर्गत तथा विभाग भी अन्य आपदाओं के पूर्ण रूप से सामना नहीं कर सकते। जो स्थानीय स्वराज्य है, संस्थान है, उसका जो आपदा के कारण जो हानि पहुंचता है उसके अनुसार उसके अंतर्गत अन्य जो भी विभाग हैं आपदाओं का सक्षम रूप से सामना नहीं कर सकते। इसलिए कोई भी आपदा आती है तो उसका हम लोग अच्छी तरीके से सामना नहीं कर पाते हैं। इससे संबंधित सभी विभागों को आपदाओं से नुकसान होता है और वहां की व्यवस्था डगमगा जाती है। जो भी उसकी व्यवस्था की रहती है डगमगा जाती है, हिल जाती है। उनको समझ में नहीं आता कि हम वहां पे करें तो करेंगे। यहाँ पे है आपदाओं का स्वरूप और विस्तार। आपदाओं को किस तरीके से हम पूरी तरीके से समझ सकते हैं, आपदा का नेचर क्या है एंड स्कोप ऑफ डिजास्टर्स क्या है। आपदाओं के विस्तार पर विचार करते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान में रखना है, वो इस प्रकार है। सबसे पहला है आपदा के पहले का समय, मतलब आपदा के पहले क्या चीज था। फिर है संकेत समय, उसका उस समय जिस समय आपदा आई थी उस समय का समय में क्या संकेत मिली थी, क्या वार्निंग मिली थी। फिर आपातकालीन काल, जिस समय आपदा आई थी उस समय का समय। फिर पुनर्वसन काल,
आपदा आने के बाद उसको हम उसी तरीके से नहीं छोड़ सकते, उसको फिर से बसाएंगे। फिर प्रतिशोधन का काल, हम लोग ने क्या क्या रिकवरी किया है, क्या क्या हमने उसको खोज की है। फिर छठवां है पुनर्निर्माण का काल, इसमें हमने क्या फिर से निर्माण किया। आपदाओं के स्वरूप और विस्तार का पूर्णतः विचार किया जाए तो आम आदमी की दृष्टि से आपदाओं के 3 भाग संवेदनशील होते हैं। जैसा कि अभी हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे 6 भाग दिए गए हैं, इसमें से 3 भाग जो है सबसे महत्वपूर्ण होता है, संवेदनशील होता है। पहला है आपातकालीन स्थिति, उस समय की स्थिति क्या है। इस स्थिति की विशेषता अर्थात इसी समय अधिक वेग से प्रयास करके हम अधिक से अधिक लोगों के प्राण बचा सकते हैं। जिस पोजीशन पे हैं, जिस समय तुरंत का तुरंत आपदा आई है, उस समय पे हम लोगों के प्राण बचा सकते हैं। उसी में खोज और बचाव कार्य, चिकित्सीय मदद, प्रथमोपचार, संपर्क, संचार व्यवस्था पूर्ववत करना, खतरे वाले क्षेत्र से नागरिकों का स्थलांतरण करना, ऐसी और अन्य कृतियों की अपेक्षा होती है। इसी समय आपदाओं का अनुमान लगाया जाता है। तो देखो, इस समय पे हमको क्या करना चाहिए, हम प्राण बचा सकते हैं, उनके खोज और बचाव कार्य कर सकते हैं, चिकित्सीय मदद, जिसको भी डॉक्टर्स की मदद चाहिए उसको दे सकते हैं, प्रथमोपचार कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, संचार व्यवस्था का कर सकते हैं, खतरे वाले क्षेत्र से नागरिकों को निकाल सकते हैं, और अन्य कृतियों की अपेक्षा होती है। इसी समय आपदाओं का अनुमान लगाया जाता है। फिर है संक्रमणावस्था। इस स्थिति में आपदा कम होने पर आपदा निवारण या पुनर्वसन का कार्य किया जाता है। जब संक्रमण हो जाती है उस अवस्था में क्या किया जाता है, आपदा कम करने के लिए उसका निवारण किया जाता है या पुनर्वसन किया जाता है। जैसे ढेर को हिलाना, जो भी ढेर है उसको हिलाना, पानी के नल को ठीक करना, रास्तों की दुरुस्ती करना, रास्तों को एकदम अच्छे से करना, जिससे जनजीवन पूर्व स्थिति में आने के लिए मदद होती है। जिससे क्या होता है, जनजीवन जो है वो फिर से अच्छे से हो सकता है। आपदाग्रस्तों के पुनर्वसन करने का कार्य यह इस योजना का महत्वपूर्ण अंग है। जो आपदाग्रस्त का पुनर्वसन का कार्य करना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सामान्यतः ऐसे नागरिकों की अलग अलग संस्थाएं धन और अन्य प्रकार की मदद करती है, और ऐसे सिचुएशन में क्या करती हैं, अलग अलग संस्था हैं और वो क्या करते हैं, नागरिकों की मदद करते हैं। उन्हें अस्थायी रूप से उद्योग धंधे और अन्य आमदनी के साधन उपलब्ध कराने में मानसिक परेशानियां कम होने में कम से कम समय लगता है। अगर ऐसा कोई मदद करने वाली जो संस्था आती है, वो अगर मदद करती है तो क्या होता है कि जो भी मनुष्य की परेशानियां हैं, मानसिक परेशानियां हैं, कम होती है, उनका वास्तविक दृष्टि से पुनर्वसन हो सकता है। पुनर्निर्माण अवस्था, अब हम उसको फिर से निर्माण कैसे कर सकते हैं। यह अवस्था अत्यंत कठिन स्वरूप की होती है। जो पुनर्निर्माण अवस्था है, यह बहुत ही कठिन अवस्था होती है, क्योंकि उनकी शुरुआत संक्रमणावस्था से ही होती है। जैसा कि हम लोग ने यहाँ देखा, संक्रमणावस्था, उसमें ही इनकी शुरुआत हो जाती है। इस काल में नागरिक अपनी इमारत का पुनर्निर्माण कर अपना जो घर है फिर से निर्माण करेगा, रास्ते का फिर से निर्माण करेगा, जल संसाधनों की व्यवस्था आदि शुरू कर देते हैं। जो जल संसाधन की व्यवस्था है आदि शुरू करते हैं। कृषि व्यवसाय पूर्ववत शुरू होता है, कृषि का व्यवसाय फिर से शुरू होता है। फिर भी पुनर्निर्माण का कार्य पूरा करने के लिए काफी समय लगता है, लेकिन जो पुनर्निर्माण का कार्य है वो करने में काफी समय लग जाता है। आज तक पृथ्वी ने अनेक प्राकृतिक आघात सहन किए हैं। हमारे पृथ्वी पर आज तक बहुत सारे आघात हुए हैं, बहुत सारे आपदाएं आई हैं। उनका वर्णन सुनकर के मानवीय मन स्तब्ध हो जाता है, और ये सारी चीजें सुन करके मनुष्य का जो मन है वो शांत हो जाता है, डर जाता है। इनमें से बहुत संख्य आघात और आघात से निर्माण हुई अभूतपूर्व परिस्थिति अधिकतर एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागर के परिसर में हुई है। ये जो आघात हुई है, जो आपदाएं आती हैं, ये अधिकतर देखा गया है कि एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागर में आती हैं। ऐसे आघातों के कारण पृथ्वी और सजीवों का अतुलनीय नुकसान हुआ है। और ये जो आघात होती है, जो आपदाएं आती हैं, इससे क्या होता है कि पृथ्वी का भी नुकसान होता है और सजीवों का भी नुकसान होता है। वास्तविक रूप से देखा जाए तो अनेक वर्षों पुरानी समस्याओं ने उग्र रूप धारण करने की शुरुआत की है। अगर हम हकीकत में देखते हैं तो ये जो है पुरानी समस्याओं ने बहुत ही उग्र रूप धारण करने की शुरुआत की है। जैसे बढ़ती हुई जनसंख्या, उनकी बढ़ती हुई आवश्यकता, इसके कारण निर्माण होने वाली समस्याएं जो बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है तो ठीक है, अब उसके कारण बढ़ती हुई आवश्यकता भी उनको पूरी चाहिए, और उसके कारण में क्या है,
जो आवश्यकता तो है, तो आवश्यकता के कारण बहुत सारी उनकी समस्याएं भी आ रही हैं। उनका स्वरूप अब गंभीर अवस्था में और उनका जो स्वरूप है बहुत ही गंभीर होते जा रहा है। दूसरे महायुद्ध के पश्चात ऐसी आपदाएं अधिक बढ़ती गई। प्रथम विश्व युद्ध तो ठीक था, लेकिन दूसरे महायुद्ध के बाद में ऐसी आपदाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। सामाजिक विषमता, वित्तीय विषमता और आनुवंशिक तथा धार्मिक प्रथा, ऐसे अनेक कारणों से देश में अशांति का वातावरण निर्माण होता है। जो सामाजिक विषमता है और वित्तीय विषमता है, मतलब जो पैसे के लेकर विषमता है, गरीब अमीर है, आनुवंशिकता है, धार्मिक प्रथा, ऐसे कारणों से देश में अशांति का वातावरण निर्माण होता है। आतंकवाद, अपहरण, सामाजिक संघर्ष, ये घटनाएं अब निरंतर घटित हो रही है। इसके कारण क्या होता है? आतंकवाद फैल रहा है, अपहरण की कृति फैल रही है, सामाजिक संघर्ष फैल रहा है, ये घटनाएं अब निरंतर घटित हो रही है। विकसित देशों में अनेक घातक रसायनों का उत्पादन करने अथवा उपयोग करने के लिए मनाही है। अगर हम किसी दूसरे देश में देखते हैं, विकसित देशों में देखते हैं, तो जो भी घातक रसायन है उसका उत्पादन करने के लिए मनाही है, परंतु उन्हीं विषैले या मनुष्य के विनाश के कारण होने वाले रसायनों का उत्पादन विकसित और अविकसित देशों में खुलेआम किया जाता है। जो भी हम घातक रसायनों का उपयोग करते हैं उसमें से क्या निकलता है? विषैला या मनुष्य को विनाश करने वाला रसायन निकलता है। इसको विकसित देश और अविकसित देश खुलेआम इसका उपयोग कर रहे हैं। सो दोस्तों, इसके आगे का भाग हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।